ठीक। तो ये आपका बायो का पहला चैप्टर है, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में, है ना। सेल आपका आपके बॉडी का फंडामेंटल यूनिट होता है। बेसिकली इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी। आपके जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो सब इन सेल्स के कारण है। अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं हमारे पूरे बॉडी की, तो सबसे मेन चीज, सबसे फर्स्ट चीज आती है सेल, क्योंकि इसके अंदर ही वो लोग हैं जो काम करते हैं। सेल, ठीक है। सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं ना। पर टिश्यूज भी मतलब अपना कुछ खुद का आइडेंटिटी नहीं है उसका। टिश्यू बनता किससे है? सेल से। फिर ये टिश्यूज मिलके ऑर्गेन्स बनाते हैं। जैसे हैंड हो गया, तो हैंड के पास मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यूज के पास मस्कुलर सेल्स होंगे। हैंड के पास बोन है, बोन अपने आप में टिश्यू है, बोन भी सेल से बना है। ठीक है। तो अल्टीमेटली हर हर चीज का, हर एक ऑर्गेन का सबसे छोटा पार्ट सेल होता है, जो फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसलिए अपन इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है। फिर ये ऑर्गेन्स मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गेन सिस्टम, जैसे स्टमक एक ऑर्गेन है, इंटरनल ऑर्गेन है स्टमक, वो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। मतलब स्टमक के साथ और भी सारे ऑर्गेन्स हैं, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, ना, ये सब मिलके आपके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही लंग्स, नोज, है ना, हमारा विंड पाइप, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गेन सिस्टम भी है ना, जो हमारी बॉडी को चलाते हैं। वो ऑर्गेन सिस्टम का नाम मैंने आपको बताया, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। नहीं है कहते हैं एक बार कॉल श्रुति निषाद के नंबर के बाद, ठीक है। ऑर्गेन सिस्टम, और सारे ऑर्गेन सिस्टम जब मिलते हैं ना, तब बनता है एक ऑर्गेनिज्म। समझ गए? तो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम। इसको नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम। कौन कौन सा ऑर्गेन सिस्टम है मेरे पास? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी मतलब वही है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें ब्लड आ जाए। ठीक है। सर्कुलेटरी मतलब जो चीज सर्कुलेट कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप लोग के स्कूल में कोई नोटिस निकलता है, तो प्रिंसिपल निकालते हैं नोटिस, बट कोई सर्कुलेट करने आता है ना क्लासरूम्स में, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये नोटिस है। सर्कुलेट बोलते हैं सर, उसी का है सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है। फिर वो ऑर्गेन सिस्टम बने हैं ऑर्गेन से, ऑर्गेन्स बने टिश्यू से, और टिश्यूज बने हैं सेल से। ठीक है। अगर अपन सेल के अंदर भी घुसे, तो सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनलीज। जैसे यहाँ पे अपन ने ऑर्गेन बोला ना, ऑर्गेन परफॉर्म्स द फंक्शन इन ऑर्गेन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक डाइजेशन परफॉर्म कर रहा है, इसका वो फंक्शन है। वैसे ही ऑर्गेन सिस्टम के अपन ऑर्गेन्स बोलते हैं, टिश्यू के लिए ऑर्गेनली बोलते हैं। टिश्यू के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, और जैसे ऑर्गेन सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट्स को हम ऑर्गेन्स बोल रहे हैं, वैसे ही सेल्स के छोटे छोटे पार्ट को हम ऑर्गेनली बोलते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हमें हालांकि इस चैप्टर में इन सब के बारे में तो नहीं पढ़ना है, हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि सेल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, और उसके अंदर ऑर्गेनली कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। समझ रहे हैं क्या क्या पढ़ना है अपन को इसमें? रचना, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. थोड़ा टाइम का ध्यान रखेंगे। Yes, sir. Sorry, sir. ठीक है। समझ में आ गया पूरा मैप? ऑर्गेनिज्म बना है ऑर्गेन सिस्टम से, ऑर्गेन सिस्टम्स में है कई तरह के ऑर्गेन्स। वो ऑर्गेन्स बने हैं टिश्यू से, और टिश्यूज बना है सेल से, और सेल के अंदर है ऑर्गेनलीज, जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कोई एनर्जी बनाता है, कोई प्रोटीन बनाता है ना, तो सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। कोई क्लीनिंग का काम करता है। एवरी ऑर्गेनली हैव गॉट सम फंक्शन। जैसे एवरी ऑर्गेन्स हैव गॉट सम फंक्शंस, वैसे ही एवरी ऑर्गेनली हैज गॉट सम फंक्शन। और कोई भी ऑर्गेन किसी दूसरे ऑर्गेन का काम नहीं करता है। मुझे कोई चीज पिक करनी है तो मैं हाथ से पिक करूंगा, ये हाथ का काम है, पैर उसको नहीं करेगा।
समझ रहे हैं? एवरी ऑर्गन और ऑर्गेनली हैव गॉट देयर ओन फंक्शन और उसे वही परफॉर्म करना है, समझ रहे हैं? तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि अपन को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सेल कितने टाइप के होंगे, तो अपन यहाँ पे 2 टाइप के सेल पढ़ेंगे बेसिकली। अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो अपन 2 टाइप के सेल पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एक प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल। जितने भी आपके प्लांट्स होंगे उनमें ये वाले सेल्स प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल्स, और जितने भी एनिमल्स इंक्लूडिंग अस उनमें एनिमल सेल्स होंगे, है ना। और भी कई तरीके होते हैं सेल को क्लासिफाई करने के, है ना, कि सेल प्रॉपर्ली डेवलप्ड है या नहीं है, या सेल प्रॉपर्ली डेवलप्ड है। तो सेल 2 टाइप के और होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है प्रो प्रिमिटिव, पुराना, नॉट फुल्ली डेवलप्ड, पढ़ेंगे अपन उसके बारे में, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ सेल्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ सेल्स बड़े होते हैं, कुछ शेप्स अलग अलग होते हैं, कुछ सेल्स ओवल शेप के होते हैं, है ना, कुछ इलोंगेटेड लंबे लंबे सेल्स होते हैं, कुछ सर्कुलर राउंड होते हैं, समझ रहे हैं? कुछ इरेगुलर शेप के होते हैं जिनका कोई शेप नहीं होता। जैसे इस टाइप का कोई सेल होगा, उस सेल को क्या शेप बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा होगा तो आप बोल सकते सर ये ओवल शेप का है, ऐसा होगा तो आप बोल सकते हो सर ये राउंडेड है, समझ रहे हैं? yes. ये अगर ऐसा कुछ होगा तो आप बोल सकते हैं सर ये स्क्वायर्ड है। बट इस टाइप के शेप को अपन कोई नाम नहीं दे सकते, तो अपन इसको इरेगुलर शेप बोलेंगे, ठीक है। तो शेप्स भी पढ़ेंगे, सेल के क्या क्या शेप्स होते हैं, ठीक है। एक चीज और, हम अपने ना पूरे बॉडी को एक रूम से या एक घर से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर अपन एक घर की बात करें तो घर में क्या क्या होता है, एक घर है तो उसमें कई सारे रूम्स होंगे, एक रूम में 4 दीवार होती है और सारी दीवारें ब्रिक से बनी हुई होती है। तो हियर सेल को हम ब्रिक बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रिक नहीं होगी तो दीवारें नहीं बनेंगी, दीवारें नहीं बनेंगी तो रूम्स नहीं बनेंगे, और रूम्स नहीं बनेंगे तो घर नहीं बनेगा। बस वैसा ही कुछ सेल और ब्रिक का रिलेशन आपस में। जैसे हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट सेल होता है ना, वैसे ही एक घर को बनाने के लिए ईट ब्रिक जरूरी होती है, वही पूरा फंक्शन परफॉर्म करती है, राइट। पानी को अंदर नहीं आने देगा, कौन नहीं आने दे रहा? ब्रिक ही है जो अंदर नहीं आने दे रहा है पानी को, राइट। तो brick can be compared with cell. Brick of a house can be compared with the cell of a body. Am I clear? ठीक है। सेल आप हेडिंग डाल देना चैप्टर की, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर का हेडिंग रहेगा। हम सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, है ना, उस चीज को अपन लिख लेते हैं पहले। तो एक हेडिंग डालना, जब आप चैप्टर का हेडिंग डालोगे सबसे पहले लिखना उसमें सेल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल। तो मेन हेडिंग रहेगी आपकी फर्स्ट सेल। अपन देखेंगे इसको किसने डिस्कवर किया, इन्वेंट तो नहीं बोल सकते, इन्वेंट तो भगवान ने किया है, राइट। हमने डिस्कवर किया कि अच्छा ये सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सेल हाइफन डाल के इसमें लिखना, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दर्शना यश कहाँ है? नहीं पता सर। It is the structural and functional unit of life. Structural and functional unit of life. अब क्यों उसको स्ट्रक्चरल बोल रहे हैं, क्यों फंक्शनल बोल रहे हैं, उसके बारे में एक लाइन लिखना नीचे। Cell is termed as structural unit of life as it provides. Cell is termed as structural unit of life. Cell is termed as structural unit of life as it provides structure to our body, as it provides structure to our body, as it provides structure to our body, as it provides structure to our body. ये इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं। और जस्ट इसके नीचे एक पॉइंट और लिखना, cell is considered as the functional unit of life,
cell is considered as the functional unit of life, as all the function as all the functions of the body, as all the functions of the body take place at cell level, takes place at cell level, takes place at cell level. ठीक है, सेल, सारे फंक्शन सेल लेवल पे होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये हाथ भी मूव कर पा रहा हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल्स, मसल सेल्स, बोन सेल्स। ठीक है, चलिए अगला हेड डालना इसी के नीचे, डिस्कवरी। डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कॉर्क लिया था, ट्री का कॉर्क, है ना, उसका उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में स्टडी किया था। तब उन्हें कुछ कंपार्टमेंट्स ऐसे दिखे थे। तब एक ब्लॉक ऑफ वुड में, कॉर्क में उन्हें इस टाइप के कंपार्टमेंट्स दिखे, है ना, और उन कंपार्टमेंट्स को सेला बोलते थे। ठीक है, हम उसे लैटिन में क्या बोलते थे, सेला। तो सेला से ही सेल आया। छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे ना, रूम जैसे, ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, तो उसका नाम पड़ा था सेला, सेल्स। ठीक है, तो लिखना है इसके नीचे, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। आप लोग फॉलो कर रहे हो, निवेश, जयती, दर्शना? यस सर। It was discovered by Robert Hooke in 1665. 1665 में डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। और कैसे किया था, नीचे लिखना, while examining a thin slice of cork, while examining a thin slice of cork, ठीक है, comma, he saw that, he मतलब रॉबर्ट हुक है ना, he saw that, ब्लू पेन नहीं है, है टीचर है, he saw that the cork resembled the structure of a honeycomb, honeycomb समझते हैं क्या होता है? Yes, sir. वो कैसा थोड़ा रेगुलर टाइप का रहता है ना, तो it resemble the structure of honeycomb consisting of many little compartments, many little compartments, many बहुत सारे, many little compartments। ठीक है, कॉर्क का मतलब क्या होता है, वो भी लिखा नीचे, कॉर्क इज a substance which comes from the bark of a tree. Cork is a substance which comes from bark of a tree. Bark of a tree.
एक लाइन और लिखना, रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस, रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस, these boxes cells, these boxes cells. cells के ब्रैकेट में लिखना, derived from Latin word cella, derived from Latin word cella, Latin word cella, which means little room, which means little room. Just a minute. ठीक है, चलो अब ये डायग्राम बनाना, इसमें ना छोटे छोटे ऐसे डॉट्स भी बनाना, ठीक है, बना लो ये डायग्राम को, और हर एक सेल में ना, हर एक कंपार्टमेंट में एक एक छोटा छोटा डॉट भी बनाना। मैं बताता हूँ ये डॉट्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है, चलिए लिखना, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, रॉबर्ट ब्राउन, ऊपर रॉबर्ट हुक है ना, जिन्होंने सेल डिस्कवर किया है, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 discovered the nucleus in the cell, discovered the nucleus in the cell, discovered the nucleus in the cell. ठीक है, चलो अगला है डालना, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल के बारे में दो पॉइंट लिखेंगे अपन जो हर सेल के लिए एप्लीकेबल होता है, थ्योरी है ये, सेल थ्योरी। पहला पॉइंट लिखना है, इसमें दो स्टेटमेंट लिखने वाले हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट लिखना, all living organisms are composed of cells, all living organisms, all living organisms are
composed of cells. ये ट्रू है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सबकी बॉडी में सेल्स होगा, थ्योरी है, ठीक है, विच इज नॉट फॉल्स, वो ट्रू है सबके लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखना, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट। एक पॉइंट और लिखना, all new cells come from all new cells come from all new नए cells, all new cells come from pre-existing cells, pre-existing cells। इसका क्या मतलब हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब कोई समझाएगा मुझे? मतलब जब हमारे यहाँ, हाँ, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं टू गिव न्यू सेल्स, है ना। आप भी सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं ऑनलाइन से, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जब जन्म नहीं हुआ रहता है तब सबसे पहले हम एक सेल रहते हैं ना, इसको अपन जाइगोट बोलते हैं। आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना रिप्रोडक्शन, कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, दे फॉर्म अ सेल जिसको अपन जाइगोट बोलते हैं। यही जाइगोट डिवाइड होके, रीडिवाइड होके, बार-बार डिवाइड होके एक एम्ब्रियो, फीटस और बेबी बनाता है। फिर छोटे से भी हम बड़े होते हैं तो हमारे हर सेल्स डिवाइड होके नए बनते हैं, इसको अपन ग्रोथ बोलते हैं। बॉडी में ग्रोथ होता रहता है, एक एज में आने के बाद हमारा ग्रोथ बंद हो जाता है। जैसे अभी आप लोग का ग्रोथ हो रहा है, बट मेरा ग्रोथ बंद हो गया। ग्रोथ इन द सेंस मेरी हाइट और नहीं बढ़ रही है, इस टाइप की ग्रोथ बंद हो गई है, बट रिपेयरिंग अभी भी चल रही है। हमारी बॉडी में दो चीजें होती है, ग्रोथ भी होता है, रिपेयर भी होता है। ग्रोथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके बंद हो जाएगा, बट रिपेयर हमारा थ्रू आउट लाइफ चलता है। रिपेयर मतलब यहाँ कुछ कट गया, हड्डी टूट गई, ये सब आपके रिपेयरिंग वाले पार्ट है, ये रिपेयर हो जाते हैं। और इसके लिए हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी होती है रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स अलग अलग टाइप के हमारी बॉडी में होते हैं जो इन सब चीजों के रिपेयर में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट हेड डालना, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स on the basis of number of cells, मतलब उनके बॉडी में कितने सेल्स हैं उसके बेसिस में हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हेडिंग समझ में आ रही क्या लिखे हैं? जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, हम सब आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े सब आ जाएंगे, जितने भी उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। पहला होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या है? यूनि मतलब यूनिट से आया है, यूनिट वन, तो यूनिटी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास मात्र एक सेल होता है, वो अपने बॉडी के, अपने लाइफ के सारे फंक्शंस उसी सेल से परफॉर्म करते हैं। नॉट लाइक अस, हमारे पास हर एक चीज के लिए अलग बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम है। पचाने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, निकालने के लिए अलग, सांस लेने के लिए अलग, समझ रहे, सोचने के लिए अलग, समझ रहे हैं ना, चलने फिरने के लिए अलग सिस्टम है हमारे पास। बट इनके पास एक ही सेल है जो इनके बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, नॉट लाइक अस। और दूसरा क्लास होता है मल्टी सेलुलर, हम इस कैटेगरी में आएंगे। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी, all plants and animals comes under this category, ठीक है। तो लिखना नीचे, there are two kinds of organism, there are two kinds of organisms
there are two kinds of organism. First लिखना unicellular organisms. Unicellular organisms. जयती, दर्शना, नीलेश, वो आप लोग मेरे साथ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Unicellular organisms. हाइफन डाल के लिखना है इसमें. The organisms that are made up of single cell. The organisms that are made up of single cells. Single cell. The organisms that are made up of single cell. Are named as unicellular organisms. Are named as unicellular organisms. Are named as unicellular organisms. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसके कुछ. आप लोगों को पता है कोई एग्जाम्पल? Yes, sir. बताइए. Amoeba. किसने यस? हाँ, यस किसने बोला? जवाब दीजिए. नो आइडिया. अब कुछ है? एंड नहीं नहीं. अमीबा नहीं, अमीबा. क्या है ये? अमीबा. एक और है पैरामीशियम. ठीक है, और कुछ और बैक्टीरियाज. ये आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. लिखो एग्जांपल में. किसी ने यस बोला फिर बताया नहीं कुछ. अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. ठीक है, ये आप लोग एग्जांपल्स हो गए. चलो मल्टीसेलुलर का डेफिनेशन लिखना. सेकंड, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. The organisms which are composed of the organisms which are composed of a collection of cells, a collection of cells that performs function, that performs functions in a coordinated manner, that perform functions in a coordinated manner. With comma डाल के, with different cells, with different cells, with different cells specialized to perform, specialized to perform, with different cells specialized to perform particular tasks in the body, with different cells specialized to perform particular tasks in the body. पर्टिकुलर टास्क है ना हर सेल का. जैसे मसल सेल्स का काम है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. हमारे हार्ट में जो मसल होता है वो भी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है. वो उनका फंक्शन है. राइट. ऐसी सब सेल का एक स्पेशलाइज्ड सेल के स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क्स इन द बॉडी आर नेम्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसके एग्जांपल्स आप लोग लिखो कम से कम 3.
श्रेयांश कौन से 3 एग्जांपल लिखा है? एनिमल, प्लांट और बर्ड। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, प्लांट। ठीक है, लिख सकते हैं एनिमल। आप क्या लिखे हो? ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ क्या बोले? अब ह्यूमन बीइंग लिख दिया तो फिर हम ही होंगे। ठीक है, एनिमल्स हम सोशल एनिमल होते हैं हम लोग ना, नॉर्मल प्रॉपर एनिमल नहीं है अपन। अगर आप एनिमल बोल रहे हो तो वो एनिमल कोई उन्हीं लोग को आप एनिमल बोलोगे, और आप अपने लिए एनिमल वर्ड यूज करें तो सोशल एनिमल बोलोगे, कि हम सोशलाइजिंग है ना, हम सोशल है। ठीक है, चलो देन एग्जांपल लिखिए। आप लोग का हो गया तीनों का, जयती, दर्शना एंड Yes, sir. दिनेश। यस सर। चलो अब आगे बात करते हैं अपन सेल के शेप और साइज की। ठीक है, एंड डालना शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। Shape and size of cell. Shape and size of cells. ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि कुछ सेल्स सर्कुलर शेप के हो सकते हैं, कुछ ओवल हो सकते हैं, कुछ का शेप इरेगुलर हो सकता है। जैसे अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, ये अमीबा होता है, राइट? इसका शेप इरेगुलर है, समझ रहे हो? लिखो इसके नीचे, cells vary in shape and size. Cells vary in shape and size. Cells vary in shape and size. Full stop. They may be oval. They may be oval, spherical, oval, spherical, rectangular. ये 3 तो समझ में आ रहा है ना? ओवल समझ में आ गया, स्फेरिकल समझ में आ गया, और रेक्टेंगुलर समझ में आ गया। ठीक है, स्पिंडल शेप, स्पिंडल, स्पिंडल शेप, या कुछ ऐसे होते हैं, देखना, इसको कहते हैं स्पिंडल। ये मसल सेल्स जो हमारे होते हैं ना, वो इस टाइप के स्पिंडल शेप के होते हैं। इसको अपन कह रहे हैं स्पिंडल शेप। ठीक है, स्पिंडल शेप और टोटली इरेगुलर, और टोटली इरेगुलर, टोटली इरेगुलर, like the nerve cell, like the nerve cell, like the nerve cell. ये नर्व सेल हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, और इसका शेप अपन इरेगुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ऊपर इसका शेप ना कुछ ऐसा रहता है, लाइक दिस। ठीक है, और यहां से नीचे से एलोंगेशन रहती है। उसका शेप अपन कुछ नाम नहीं दे सकते, कोई ज्योमेट्रिकल नाम नहीं दे सकते अपन इसको। हाँ, आप इलोंगेटेड जरूर बोल सकते हो कि लंबा है ना, बट कोई शेप नहीं है इसका। ठीक है, इसके अपन इरेगुलर लिखते हैं नर्व सेल के बारे में, पढ़ेंगे नर्व सेल के बारे में। ठीक है, जो अपन टिश्यूज पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये आपका शेप के बारे में हो गया। नेक्स्ट टाइम में लिखना द साइज ऑफ द सेल, द साइज ऑफ द सेल, द साइज ऑफ द सेल also varies in different organisms, also varies in different organisms. The size of the cell also varies in different organisms. Full stop. Most of the cells are microscopic in size. Most of the cells are microscopic in size.
मोस्ट ऑफ द सेल इज माइक्रोस्कोपिक इन साइज। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया? ऐसे सेल्स जिसको हम माइक्रोस्कोप में ही एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे कि रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क के सेल्स को एग्जामिन किया था वो माइक्रोस्कोप से किया था। आप एक अनियन लो, अनियन प्याज ना, उसके अंदर का भी पील रिमूव कर सकते हो, जो ट्रांसपेरेंट होता है उसको भी आप एक स्लाइड होता है ग्लास का, रेक्टेंगुलर स्लाइड होता है ग्लास का ना, उसमें रख के आप उसको माइक्रोस्कोप से एग्जामिन कर सकते हो अनियन पील को। अनियन भी तो प्लांट है ना, उसके पास भी सेल होगा, तो वो आप उस अनियन पील से देख सकते हो। हाँ पतला है, उसको ऐसा देखते हैं, क्या क्या ऐसा कुछ होता है अनियन पील। ये देखा है, ट्रांसपेरेंट वाला निकाल रहे हैं। ये उसके सेल्स हैं अनियन पील, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स दिख रहे हैं। ऐसे निकालते हैं, देखो ठीक है। ये एक चिमटी लिए हैं और वो अनियन के अंदर वाले पार्ट को निकाल रहा है, देखो ठीक है, दिस इज अनियन पील। अब फिर इसको भी ग्लास वाले में लेंगे, जो आपको पता है ग्लास स्लाइड होगी, देखो ये एक ग्लास स्लाइड है जिसमें अनियन पील को यहाँ रख दिए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक रेड कलर का कुछ डाल रहे हैं, क्योंकि अनियन पील तो ट्रांसपेरेंट थी, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, वो आर पार दिखेगा, कुछ सेल्स नहीं दिखेंगे, तो हमने उसको कलर डाल दिया, उसको स्टेन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको वैसी सेल्स दिखेंगे जो हमको यहाँ दिख रहे थे, ठीक है, कलर दिख रहा है ना, हालांकि होता है वो ट्रांसपेरेंट है, बट जस्ट बिकॉज हम कलर इसलिए डालते हैं ताकि वो हमें दिखे, तो आप जब माइक्रोस्कोप में उसके पील को ऑब्जर्व करोगे ना तो इट विल लुक लाइक दिस, समझ। और सब में एक डार्क बॉडी दिखेगी आपको, दैट इज न्यूक्लियस, डार्क बॉडी रहेगी, दैट विल बी न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज ना आप अपने चीक सेल्स के साथ भी कर सकते हो, यहां से नहीं निकालेंगे, चीक्स इसको बोलते हैं ना, उसको आप अंदर से निकाल सकते हो, एक टूथपिक लो, अंदर से उसको खरोड़ो, ऐसा नहीं करना कि खून निकल जाए, है ना, एकदम हल्के से निकालना है, और फिर उसको ऐसे ही ग्लास में लेना है, फिर इसमें भी स्टेन डालना है, और आप उसको भी कर सकते हो, उसको चीक सेल्स बोलते हैं, देखो। ये आपके चीक सेल्स होते हैं, ये थोड़े ओवल शेप दिख रहे हैं आपको, हाँ देखो कैसे निकाल रही है, अपने मुंह में कुछ डाल रहे हैं ना, जिससे वो अपने चीक सेल्स को ऐसे खरोड़ेगा, और फिर वही ग्लास स्लाइड में डालेंगे, और फिर इसको ऑब्जर्व करिए, इट विल लुक लाइक दिस, ह्यूमन चीक सेल्स, देखो दिख रहा है, क्लियर है। तो हमने एक देखा वो रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क का दिखाया था, फिर हमने दो और देखे, अनियन पील वाला और ये चीक सेल्स, क्लियर है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। तो आप देखो यस सर। तीनों टाइप के सेल के शेप और साइज अलग अलग थे,
मैं क्लियर? ठीक है, तो वही लिख रहे हैं अपन, द साइज ऑफ सेल आल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, लाइक रेड ब्लड सेल्स, सुने रेड ब्लड सेल्स, शॉर्ट फॉर्म में इनको अपन आरबीसी बोलते हैं, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ये बहुत छोटे होते हैं, देखो रेड ब्लड सेल्स ब्रैकेट में आरबीसी, कैपिटल लेटर में लिखा ना, स्मॉल में लिख दिया है, ब्रैकेट में आरबीसी रेड ब्लड सेल, while some cells are fairly large, while some cells are fairly large, fairly large, ठीक है, एक लार्जेस्ट सेल का एग्जांपल लिखना नीचे लाइन में, द लार्जेस्ट सेल इज एन ऑस्ट्रिच एग, द लार्जेस्ट सेल इज एन ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना वो भी एक सेल है, द लार्जेस्ट सेल इज एन ऑस्ट्रिच एग, ब्रैकेट में अबाउट 15 to 18 सेंटीमीटर, about 15 to 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक लॉन्गेस्ट सेल का नाम लिखना अपने बॉडी का, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी हाइफन डाल के नर्व सेल, नर्व सेल, NERVE, नर्व सेल, नर्व सेल, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, हाँ होगा ना, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल ना ब्रेन में होता है, आपका सेरिब्रम में सेल जो सबसे छोटा होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, और ऐसा अपन ओवरऑल पूरे ऑर्गेनिज्म का बड़ा सेल देखे तो वो ऑस्ट्रिच है, हमारा लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है, ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या डाले अपन, टाइप्स ऑफ सेल्स, जो ऊपर एक हेडिंग डाले थे ना वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर देखिए ना, वो क्या थे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्स, तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ सेल्स प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है या कुछ सेल्स डेवलप्ड है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है, तो नीचे लिखना, द सेल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, द सेल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, the cells can be categorized into two types, पहला लिखना प्रोकैरियोटिक, 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 ये प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है और कैरियो का मतलब ना न्यूक्लियस होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, लिख लो आप ब्रैकेट में चाहो तो, प्रो प्रिमिटिव मतलब पुराना, नॉट फुल्ली डेवलप्ड, एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, मतलब ऐसे सेल्स जिसके न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है ना, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे, ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखना प्रोकैरियोटिक सेल में, these are cells in which 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 true nucleus is absent, true nucleus is absent, true nucleus is absent, देखो ट्रू न्यूक्लियस का अपन उसे बोलते हैं
जैसे अभी अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस का भी पूरा स्ट्रक्चर की न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या है। तो बेसिकली न्यूक्लियस क्या है, एक ओवल शेप्ड बॉडी है ना। उसके अंदर न्यूक्लियोलस रहता है, एक सॉलिड बॉडी, और उसके अंदर वहां पे ना क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, जो कि जिनके अंदर डीएनए होता है, जीन्स होते हैं, और अल्टीमेटली न्यूक्लियस ही है जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके अंदर कुछ अपने पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक आती है, हो सकता है हाइट आई होगी, आंखों का कलर आया होगा, बाल आया होगा, है ना, कुछ भी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आपके पेरेंट्स से आई है, तो पापा से या तो मम्मी से, राइट। तो वो कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली ये क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर जो प्रेजेंट जीन्स होते हैं, जीन्स मतलब JEANF वाला नहीं, जीन्स, ये होते हैं आपके हेरिडिटरी एलिमेंट्स, ये न्यूक्लियस में होते हैं। तो एक प्रॉपर न्यूक्लियस, एक ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, जिसके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब एक आउटर कवरिंग जो उसको बाकियों से अलग रखेगी, मिक्स नहीं होगा ना। मतलब अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होती मान लो, तो ये तो सब बाहर निकल के घूमते रहते इधर उधर, सब क्या मिक्सिंग होते रहते। तो ये मेम्ब्रेन इस न्यूक्लियस के अंदर की चीजों को प्रिजर्व किए हुए हैं, समझ रहे हैं, उसको अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसे क्या होता है ना, हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, मैंने बात की थी ना ऑर्गेनेलीज की, कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, हर ऑर्गेनेली की खुद की अपनी मेम्ब्रेन होती है। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गेनेली हैं उनकी खुद की मेम्ब्रेन नहीं है, इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखे आप लोग, these are the cells in which true nucleus is absent, full stop. They are primitive and incomplete cells. They are primitive and incomplete cells. They are primitive and incomplete cells having membraneless organelles. Membraneless organelles मतलब जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे ना, उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, समझ गए। अभी अपन पढ़ेंगे जब सेल क्या होना, तो अपन देखेंगे हर सेल ऑर्गेनेली की खुद की मेम्ब्रेन है, जो उसको दूसरों से डिफरेंशिएटेड रखती है, मिक्स नहीं होने देती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो दो चीजें याद रखेंगे अपन जब प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट इट हैज गॉट नो ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। और दूसरा, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स भी पूरे नहीं होते, क्योंकि वो सेल फुल्ली डेवलप नहीं है, इनकम्प्लीट है। तभी तो अपन लिखे ना इनकम्प्लीट सेल, मतलब उस सेल के पास सारे ऑर्गेनेली भी नहीं होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनेली हैं उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। समझ गए? फुल स्टॉप। प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और ये ऑर्गेनिज्म एक्चुअली यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स आर always unicellular organisms. Prokaryotes are always unicellular organisms. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इस पे। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, एल्गे सुने कभी? काई जो जम जाती है ना, उसको अपन एल्गे बोलते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये कुछ एग्जांपल इसके होंगे। ठीक है, सेकंड लिख लो यूकैरियोटिक। सेकंड इज यूकैरियोटिक, यू बोल रहे हैं बट स्टार्ट वो ई से हो रहा है ना, यूकैरियोटिक। Sir, हाँ, can you please explain prokaryotic again? प्रोकैरियोटिक, Yes, sir. देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है ना, आपका जो सेल है, एक तो वो इनकम्प्लीट है क्योंकि उसके अंदर सारे ऑर्गेनेली नहीं होते। हम जब अभी ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऑर्गेनेली होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो प्रोकैरियोटिक में कुछ ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उनके पास जो न्यूक्लियस है वो ट्रू नहीं है, मतलब वो भी कंप्लीट नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के पास, ये जो सॉलिड बॉडी मैंने यहाँ बनाई है ये नहीं होती उनके पास। तो अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होगा, वो सारे कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीजें वो सब बिखरी हुई होंगी, तो आपको न्यूक्लियस कहीं दिखेगा नहीं प्रॉपर।
जैसे अभी हमें वो सारे डॉट्स दिख रहे थे ना, जिसको अपन ब्लैक कलर से बनाए डॉट्स, वो आपके न्यूक्लियस से हमें दिख रहा है, न्यूक्लियस है, बट इन सेल्स में हमें न्यूक्लियस समझ में नहीं आएगा कहाँ है, क्योंकि उसकी कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, और जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उन सबके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, दे आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स। क्लियर है? Yes, sir. जस्ट ऑपोजिट यूकैरियोटिक्स होंगे, ये एडवांस सेल्स होंगे, है ना, इनका न्यूक्लियस भी ट्रू होगा, सेल्स कंप्लीट होंगे, एवरी सेल ऑर्गेनेल्स हैव गॉट देयर ओन मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के पास भी खुद का मेम्ब्रेन होगा। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर these are the cells in which true nucleus is present, these are the cells in which true nucleus is present, true nucleus is present, उसका they are advanced and complete cells, वो primitive थे, ये advanced है, these are या they are advanced and complete cells, with membrane bounded organelles, with membrane bound, वो membrane less थे, ये membrane bounded organelles, membrane bounded organelles, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे सबकी मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। एग्जांपल लिख लो, ऊपर जो अपन 2-3 एग्जांपल लिखे ना, उनको छोड़ के बाकी सब आपके यूकैरियोटिक होते हैं, जिनके पास भी सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। लिख लो नीचे, all living organisms both uni and multicellular, both uni and multicellular, except bacteria and blue-green algae. वायरस भी आपके ये यूकैरियोटिक में है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में ना अपन अब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी तक तो अपन बात की है कि सेल के टाइप्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन सेल के